हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. Am I audible to all? Radhe Radhe Nigam ji. I hope you are getting my voice properly. आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा मुस्कुरा दें। Good morning to all of you. Am I audible? Good morning.
तो आज की कहानी शुरू करते हैं हम। और आज की कहानी शुरू करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए हमने जो बात की थी, कल हम जो देख रहे थे वो हमने देखा था कि कैसे जो है खिलजी डायनेस्टी है या जो अलाउद्दीन खिलजी है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके डिक्लाइन के साथ ही हम देखते हैं उसका जो स्ट्रिक्टनेस है, जो इसकी जो हार्ड पॉलिसीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि आने वाले रूलर जो हैं वो खिलजी की जो इमेज है उसको लेकर नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि यदि खिलजी की इमेज लेकर हम चले तो शायद हमारे लिए गड़बड़ हो सकता है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं अब आज तुगलक डायनेस्टीज़ की। और तुगलक डायनेस्टीज़ के फाउंडर जैसे हैं गाजी मलिक, एंड ही वॉज द पर्सन हु इज़ गोइंग टू असैसिनेट। ये क्या करेंगे, आपके जो खिलजी वंश के रूलर्स हैं उनको खत्म कर कर सत्ता में आएंगे, और इस तरीके से हम उनको समझने वाले हैं। ऑलराइट, खिलजी वंश की यदि हम बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गाजी मलिक इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। गाजी मलिक जो है इसकी फाउंडेशन रखते हैं, कल हमने देख लिया था। अब इनके बारे में यदि हम देखें तो ये क्या है, इनका सबसे लंबा शासनकाल होगा, ये आप देख सकते हैं। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इनका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज्यादा होगा। जितने भी हम दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, समझ में आया। दूसरा हम देखते हैं कि ये तुगलक ये कहाँ से आ रहा है। तो तुगलक किसी जाति या वंश को इंडिकेशंस नहीं देता है। तुगलक का मतलब यहाँ पर ये है, ये क्या है आपके एक टाइटल होता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि इनके जो फादर हैं जो गाजी मलिक के जो पापा हैं, जो पिता हैं, वो बलबन के टाइम पर जो है वो एक स्लेव हुआ करते थे। दिस वी कैन से दैट तुर्किश स्लेव हुआ करते थे। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। तुर्किश स्लेव हुआ करते थे और उन्होंने उनको टाइटल दिया था कुतलुक। कुतलुक एक टाइटल हुआ करता था, एक तरह से कह सकते हैं उपाधि हम कह सकते थे, या उनका एक निजी नाम है। जैसे हम टिंकू और पिंकू कह देते हैं, जिस सिमिलर लाइक दैट, ठीक है। द फादर ऑफ गाजी मलिक वाज तुर्किश स्लेव्स ऑफ द बलबन। हिज पर्सनल नेम वाज कुतलुक विच लेटर केम टू बी नोन एज ए तुगलक। और बाद में जाकर ये तुगलक खत्म हो गया। समझ में आया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब देखिए इसको कैसे समझने की कोशिश करें। जैसे आप देखेंगे, आपने एक नाम सुना होगा राजेश पायलट, या आपने एक नाम सुना होगा जिनका नाम है सचिन पायलट। सचिन पायलट है ना, सचिन पायलट, डू यू रिमेंबर? ठीक है, ही इज द बेसिकली डिप्टी सीएम ऑफ द राज्यसभा, सॉरी राजस्थान, सॉरी और डिप्टी सीएम है आपके। और ये डिप्टी सीएम जो है इनका नाम आपको देखने को मिलेगा सचिन पायलट। अब ये पायलट जो है और कोई जाति या कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। ये पायलट कहां से आ रहा है? ये पायलट इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके फादर जो थे उनका नाम था राजेश पायलट, और राजेश पायलट जो है वो पायलट थे, उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया। तो वी कैन से दैट कि इन्होंने भी अपना नाम राजेश पायलट रखा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनका जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा इस ये कुतलुक है ना। तो कुतलुक इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द तुगलक। आगे चलकर ये चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, यहां पर हम देखेंगे ये क्या हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा ये क्रोम की भी गड़बड़ कर रही है, पता नहीं क्या होगा। चलो, अब हम एक चीज देखते हैं। तो ये इनका जो नाम है वो हमने देख लिया है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनका जो इनके बारे में और डिटेल बताता है कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता अपनी एक बुक लिखता है जिसका नाम है रहला, और रहला में ये बताने की कोशिश करता है कि कुतलुक बिलोंगिंग टू द कोरोना। करौना मतलब कह सकते हैं एक जनजाति है, और ये करौना जनजाति जो है वो तुर्क और सिंध के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। कोरोना का मतलब कोरोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा जोड़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहां पर हम देखेंगे कोरोना का मतलब है दैट इज द मिक्स ब्रीड, है ना, एक आपकी मिश्रित जनजाति। और वहां से हम समझ सकते हैं। लेकिन ये कोरोना जो है वो बड़ा दिक्कत कर रहा है भाई, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। ये नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, बड़ा बड़ा। ये मुझे तो लगता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा ऐसा महसूस होने लगा है ना। इतना ज्यादा पाप बढ़ गया, इतना ज्यादा वायलेशन हो गया, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया, इतना ज्यादा दिक्कत हो गई है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। चलो खैर, ठीक है, अपन थोड़ा सा पढ़ते रहते हैं, ठीक है। दिस वॉज द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशंस ऑफ द सल्तनत। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि हमने अभी क्या क्या देखा। हमने स्लेव डायनेस्टी देखी, हमने स्लेव के बाद हमने खिलजीज को समझा, और खिलजी के बाद आएंगे तुगलक। अब ये तुगलक जब आ रहे हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि दिस इज अ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है, देखिए, एक जो है आएगा और दूसरा जो है कुछ ऐसा हम कह सकते हैं,
मुझे भी यही लग रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं निगम जी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई वो कहते हैं ना, जो रिलीजियस लिटरेचर्स वगैरह लिखे होते हैं, हमारे पापा दादा चाचा बताते रहते थे कि भैया ऐसा होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। वो 2000 वाला एक मूवी भी बन गया था। ये सब ऐसे ही लग रहा है ना। तो धीरे धीरे सब निपटते जा रहे हैं। ईच एंड एवरी वन पर्सन विल फेस द कोरोना, है ना। सबको कोरोना हो जाएगा और कुछ बचेंगे तो वही जिंदा रह पाएंगे, बस सीधी सी बात है। बाकी सब निपट जाएंगे। ऐसा ऐसा और ये पॉलिटिशियन को और हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। और हमारे थोड़े ये जो, अब छोड़ो, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है, जैसे मान के चलते हैं ए और बी, है ना। तो एक जो है वो एंड हो रहा है और दूसरा जो है वो आपका देख लिए वो आपका शुरू हो रहा है। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। यहां पर क्या है, यहाँ ए और बी का मतलब क्या है, यहाँ ए और बी का मतलब है दिल्ली सल्तनत इज गोइंग टू अप। सबसे पहला तो दिल्ली सल्तनत अपने इस टाइम पीरियड में अपने पीक पर पहुंच जाएगी। अभी दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत जो है वो नॉर्थ एरिया में आपको देखने को मिलेगी। नॉर्थ टेरिटरी जो हम कह सकते हैं, अबाउ द कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला भाग जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट होता है। इसके समय तक, मतलब तुगलक डायनेस्टीज के समय हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो है वो साउथ में भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी तक नॉर्थ में थे, अब हम जो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन जो है वो साउथ में भी कर देंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एम्पायर जो है इस समय पर सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा विस्तृत होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा हम देखेंगे, इसी समय हम देखेंगे, गुड मॉर्निंग अंसारी जी, ठीक है, इसी समय हम दूसरा देखेंगे कि यहां पर जो है इसका डिक्लाइन भी होना शुरू हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब है पतन, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यही एक पीक टाइम होगा और यही इसका डाउन टाइम भी होगा। आप उदाहरण के तौर पर बीजेपी को ले सकते हैं। ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा टॉप पर चला गया, सबसे ज्यादा पीक चला गया। अभी आज की डेट में आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीट है वो शायद इन्हीं के पास है ना। और अभी तक शायद ये रिकॉर्ड है, मतलब एक कांग्रेस वाले को छोड़ दिया जाए तो ये बीजेपी का एक एक्सट्रीम लेवल है। लेकिन इसी के टाइम पे जो है वो डाउनफॉल भी हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा बता रही है या हिस्ट्री अपने आप को देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं, दिस वाज द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशंस ऑफ द सल्तनत वेयर द एम्पायर एक्सपेंडेड ऑन द वन साइड। एक तरफ जहां साम्राज्य का विस्तार होगा वहां पर हम देखेंगे, मतलब दक्षिण भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। वहीं यहां पर हम देखेंगे, वी विल सी द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड। और यहीं पर दिल्ली का जो है विघटन भी आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल 100 रुपए ऐसा बता रहा है, ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो विघटन भी शुरू हो रहा है, एम्पायर का एक्सपेंशन भी हो रहा है, वो टाइम पीरियड है। और यहां पर हमें देखने को मिलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और इन लोगों की पॉलिसीज कुछ ऐसी होंगी जिसकी वजह से ये घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। दिस इज द स्लेव डायनेस्टी एंड दिस स्लेव डायनेस्टी इज रूलिंग इन द एरिया इन दिल्ली एंड दिस वाज द एरिया ऑफ द दिल्ली सल्तनत। थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, क्लियर, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे खिलजी के बाद, देखिए एक्सपेंशन इज गोइंग टू एक्सपेंशन यू कैन सी इजीली, है ना। आप देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत जो है कुछ एरिया यहाँ बंगाल का चला जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंशन यहाँ पर हो गए। और हमने इसको डायरेक्ट रूल किया, इसको हमने क्या किया, इनडायरेक्ट रूल किया। तो यहां पर इससे तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, एम्पायर का एक्सपेंशन दिल्ली सल्तनत में खिलजीज के लीडरशिप में हुआ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, खिलजी के बाद आते हैं तुगलक, और खिलजी के बाद आपको तुगलक देखने को मिलेंगे। तो आप क्लियर समझ सकते हैं कि एक्सपेंशन इज गोइंग टू बिगर एरिया, या कह सकते हैं यहां से ये काफी बड़ा एरिया, देयर इज अ बिग टेरिटरीज एज कंपेयर टू द खिलजी डायनेस्टीज, और इससे ज्यादा आपकी टेरिटरी यहां देखने को मिलेगी। ये है तुगलक डायनेस्टीज। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर हमें मिलने वाले हैं सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टीज के यदि हम देखें तो उनका जो एरिया है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सैयद यहां नहीं है, सैयद के बाद हम देखेंगे लोधी। तो लोधी का आप समझ लीजिए, तो लोधी देखिए इतना क्या बचा। यहां पर एक आपका रूलर देखने को मिलेगा नासिरुद्दीन, और नासिरुद्दीन के समय पर एक कहावत आपकी प्रचलित हो जाती है कि दिल्ली जो है सिमट कर रह गई है। कहां से कहां तक? दिल्ली सिमट कर रह गई है, दिल्ली से लेकर पालम तक। पालम तो आपको पता ही होगा, पालम जो आपका जो है एयरपोर्ट है दिल्ली में, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाता है, और ऐसा सिनारियो तुगलक डायनेस्टीज के समय भी बनता है। 1398 में हम देखते हैं यहां पर आपको तैमूर मिलेगा। तैमूर जो है करीना का बेटा, वो आपका अटैक करने यहां आएगा, ठीक है, और इंडिया को इंपैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ में आया कि नहीं है भाई? इसके बाद लोधी डायनेस्टीज, दे वांट टू कैप्चर, दे वांट टू स्टेबलाइज वंस अगेन दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर बना नहीं, उसके पहले लुटेरे आ जाते हैं। और ये बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये तीन आपके आते हैं यहां पर। और इब्राहिम लोधी के समय पर हमें देखने को मिलेगा बैटल ऑफ पानीपत, मतलब
दोबारा दिल्ली बसी नहीं कि लुटेरे आ गए, और ये लुटेरे कौन है? दैट इज मुगल। और इस तरीके से कहानी आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए शुरू करते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इज नथिंग बट दैट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टीज के फाउंडर होते हैं, संस्थापक होते हैं। और ये कौन है, क्या है, थोड़ा जान लेते हैं। वास्तविक नाम गाजी मलिक, इनका फोटो आधार कार्ड का, ये हमने समझ लिया है। गाजी का मतलब है दिस अ फाइटर फॉर द इस्लाम, इस्लाम का लड़ाकू, ये तो एक मीनिंग हमने रख दिया है, ठीक है। ही वॉज द गवर्नर ऑफ द दीपालपुर। दीपालपुर पाकिस्तान के पास वाले क्षेत्र में ये क्या कर रहे हैं कि अपने वहां सूबेदारी कर रहे हैं। ये समय है अलाउद्दीन खिलजी का। और गाजी मलिक को हमने और भी देखा था, ही वॉज अपॉइंटेड टू सेव द कंट्रीज फ्रॉम द मुगल्स, मंगोल से बचाने के लिए भी हमने इनको अपॉइंट किया था एज ए ग्रेट कोतवाल, है ना। और इन्होंने तुगलकाबाद नाम के शहर की स्थापना की। तो दिल्ली जो है वो सीरी बन रहा है, तुगलकाबाद बन रहा है, किलो खरी बन रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह बन रही हैं और इस तरीके से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि दिल्ली जो है वो आपको एक्सपेंड होती हुई दिख रही है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा था? अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज क्या थी? दिस वाज अ वेरी हार्ड पॉलिसीज, ठीक है। और इतनी ज्यादा हार्ड पॉलिसीज थी, इतनी ज्यादा कठोर पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो भागते थे। कौन आ रहा? बोला अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है। आपने देखिए उसका जो पॉलिसीज था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ किया तो क्या करेगा? उसके शरीर का 100 ग्राम मीट निकाल लिया जाएगा। बोला भैया एक काम करो, इसका 100 ग्राम मीट काट लो, ठीक है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज हैं, ऑल दीज पॉलिसीज आर वेरी हार्ड, ठीक है। एंड दिस हार्ड पॉलिसीज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। पब्लिक जो है वो उसको पसंद नहीं करेगी, सीधी सी बात है। और हमने यह देखा था। तो गियासुद्दीन तुगलक क्या करेगा? उस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बोला यार जो पब्लिक जो पसंद नहीं कर रही तो हमें इसको बाहर आना होगा। और इसलिए इसने क्या किया? इसने वो जो है जो पॉलिसी पूरा चेंज कर दिया। पॉलिसी क्या चेंज किया? पॉलिसी ये चेंज किया कि उसने मॉडरेट पॉलिसीज को अपनाया, मध्यम पंथी नीति को अपनाया। एंड दिस पॉलिसीज इज कॉल्ड द रस्म-ए-मियान। ऑलराइट, समझ में आया? तो उदार नीति है इसकी। इस लिबरल पॉलिसीज को उसने कहा रस्म-ए-मियान। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए आज कांग्रेस जो आपके किसान हैं, वो फार्मर जो है वो आंदोलन कर रहे हैं 3 बिल के लिए। अगली सरकार आए और वो क्या करे? वो उन आंदोलन को खत्म कर दे, उन बिल को खत्म कर दे। तो ये इस तरीके से ऐसा हो सकता है, ठीक है, यदि इनकी पॉलिसीज ऐसी हो, ठीक है। तो ये हो गई इनकी पॉलिसीज। और इनके समय पर हम देखते हैं, गयासुद्दीन के टाइम पर ही हम देखेंगे कि एम्पायर का एक्सपेंशन दक्षिण की ओर होगा। अभी तक हम कहां तक हैं? अभी तक हम जो है वो नॉर्थ की ओर हैं और हम एक्सपेंशन करते हुए कहां की ओर पहुंचेंगे? साउथ। अभी हमने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे देखा था दिल्ली सल्तनत का पार्ट साउथ का कोई भी हिस्सा नहीं है। वो हमने क्या किए थे? वो हमने केवल आक्रमण किए थे, लूट मारी की थी और उसको हमने इनडायरेक्ट रिलेशंस में रखा था, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष लिया था। अब जो है वो क्या करेंगे? हम वो दिल्ली को बढ़ाएंगे और दिल्ली को नॉर्थ को भी बढ़ाएंगे और उसको दक्षिण की ओर लेकर जाएंगे। और फर्स्ट हम जो है वो वारंगल को जीत लेंगे और वारंगल हमें देखने को मिलेगा वारंगल जो है हमें दक्षिण में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो दीज आर द एक्सपेंशन टाइम, ठीक है। ये जो है वो दिल्ली सल्तनत का एक एक्सपेंशन टाइम होगा और ये एक्सपेंशन टाइम हमें देखने को मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक के समय। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है? अब देखिए कहानी क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कहानी ये होती है कि गयासुद्दीन जो तुगलक है वो, इधर देखो, इसको मैप से पहले समझते हैं। देखो ये मोटे तौर पे हमारा मैप है, ठीक है। और ये बंगाल है। बंगाल में आपको पता ही भाई, यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि मारा पीटी चली रहती है, ठीक है। लूट मार मची हुई है। सारे के सारे नेता आज की डेट में यहीं पर है, ठीक है। और बंगाल में आप देखेंगे चुनाव भी है, करेक्ट है। अब होता यह है कि दिल्ली सल्तनत से ये काफी डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये काफी डिस्टेंस पर है और दिल्ली सल्तनत पर इस समय रूल कौन कर रहा है? ये है आपका गयासुद्दीन तुगलक शाह। अब होता यह है कि बंगाल में क्या हो जाता है? रिवॉल्ट हो जाता है, जैसा हमेशा यहाँ होता है, ठीक है। बंगाल ही क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है, ऐसा हम कह सकते हैं। बंगाल ने ही बहुत सारे रिवॉल्यूशंस दिए हैं और आपको आजादी की जो प्रेरणा है जो आपको वो देखने को मिलती है वो वहीं से होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बंगाल जो है वहां पर रिवॉल्ट हो चुके हैं। अब रिवॉल्ट होते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है कि ये रिवॉल्ट को खत्म करने के लिए यहाँ आता है। ये देखो ये आ रहा है, ये देखो ये देखो ये गया, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक कहां पहुंचे? बंगाल पहुंचे। और बंगाल पहुंचे तो इसी समय दिल्ली सल्तनत में है एक निजामुद्दीन औलिया।
निजामुद्दीन औलिया क्या बोलता है? निजामुद्दीन औलिया एक होते हैं फकीर कह लो, एक कह सकते हैं संत कह लो, और एक बाबा रामदेव टाइप से कह लो। सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, ऐसा किसी ने बोला था? ठीक है, ये बाबा रामदेव ने बोला था, है ना, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही थी, वैसे आप समझ लीजिए। और ये जो है यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया भी ऐसा ही कुछ बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, निजामुद्दीन औलिया का गियासुद्दीन तुगलक के साथ 36 का आंकड़ा होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये क्या बोलते हैं कि ये जा तो रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा। जा रहा है कहां, मतलब ये बंगाल जा तो रहा है लेकिन ये वापस नहीं आएगा। कौन बोलता है? निजामुद्दीन औलिया। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो विद्रोह को खत्म करते हैं, एंड ऑफ द रिवॉल्ट्स, ठीक है, ये खत्म करते हैं, और खत्म करने के बाद ये वापस कहां की ओर आते हैं? दिल्ली की ओर आते हैं। ठीक है, और जब ये दिल्ली की ओर आते हैं तो दिल्ली में एक जगह है, दिल्ली के पास में है अफगानपुर, वहां तक ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि तुमने तो बोला था, निजामुद्दीन औलिया को बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि ये वापस लौट कर नहीं आएगा। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। ये व्यक्ति जो है वो वापस लौट कर नहीं आएगा, ऐसा आपने बोला था। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, ऐसा आपने बोला था। अब और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आपने वैसा बोला था। बाबा रामदेव के साथ बहुत सारे जो है वो आपके वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आप समझ लीजिए। तो यहां पर निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी दिल्ली अभी दूर है, हानूज है दिल्ली दूरस। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? अफगानपुर में ही हम देखते हैं घटना रची जाती है, खास घटना होती है। और यहां पर क्या होता है कि गयासुद्दीन तुगलक का स्वागत करने के लिए मंच बनाया जाता है। मंच मतलब समझते हैं, दैट मींस हम एक प्लेस कह सकते हैं, और नेता आते रहते हैं, और नेता क्या करते हैं, एक दूसरे को माला वाला पहनाते रहते हैं, ये आपने देखा ही होगा। तो ऐसे ही क्या होता है, एक मंच बनाया जाता है, और ये मंच जो है उस पर जैसे ही आपके गयासुद्दीन तुगलक चढ़ते हैं, ये मंच जो है वो आपका गिर जाता है। तो क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है, सीधी सी बात, इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो गयासुद्दीन तुगलक को ये जो स्वागत करने वाला कौन था? इसी ने इसके षड्यंत्र रचा होगा, इसी ने इसको मरवाने की कोशिश की होगी, और ये कोई और नहीं है, ये है हमारा जूना खान। ठीक है भाई, समझ में आया? और ये कहानी जो है वो निजामुद्दीन औलिया ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया वाज इन्वॉल्विंग इन दिस काइंड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, हो सकता है इसमें शामिल हो। ठीक है, तो ये इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जूना खान जो है वो क्या करते हैं, एडमिट करते हैं कि भैया हाँ यार, ऐसा ऐसा हमने किया था थोड़ा सा। ठीक है, तो 1325 के आसपास की बात होती है। द गयासुद्दीन तुगलक वाज रिटर्निंग ऑफ द कंक्लूडिंग मिलिट्री कैंपेन इन द बंगाल। जूना खान रेज ए वुडन पेवोलियन एट द अफगानपुर टू बिकम द सुल्तान। ठीक है, और लकड़ी के मंडप को बनाता है, मंडप अचानक गिर जाता है, सुल्तान की मौत हो जाती है, कहानी खत्म, पैसा हजम, सीधी सी बात है। दिस इज द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के अकाउंट में कुछ खास नहीं है, और ये हमने देखा गियासुद्दीन तुगलक का विवाद होता है निजामुद्दीन औलिया। भैया ये निजामुद्दीन औलिया का आलिया भट्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से, बोलता सर ये आलिया भट्ट के रिश्तेदार थे क्या? नहीं नहीं, ठीक है ना। तो निजामुद्दीन औलिया दैट इज द सूफी संत, है ना, सूफी संत होते हैं, और ये क्या होते हैं कि चिश्ती समुदाय से आते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये हम ऑलरेडी शायद देख चुके हैं ना, ये सूफी मूवमेंट थोड़ा, नहीं अभी अपन ने नहीं देखे, सॉरी सॉरी। तो ये जो है निजामुद्दीन औलिया जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इनके साथ, और निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था गियासुद्दीन तुगलक के बारे में, दिल्ली इज फार अवे। ठीक है, हानूज है दिल्ली दूरस। ठीक है, मतलब ये दिल्ली अभी दूर है, ये कहानी और फिर ये कहावतें प्रचलित हो जाती हैं, अब आपको पता है। ठीक है, अब देखो इनके कुछ काम वाम देख लेते हैं। काम इनका कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत ये देख लीजिए, कैनल वगैरह का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ये ट्रैफिक सिस्टम वगैरह को ठीक करते हैं, और डाक सिस्टम या पोस्टल सिस्टम को थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये इनके द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये जो जूना खान है, जूना खान कोई और नहीं है, दिस इज अवर द नेक्स्ट किंग एंड नेक्स्ट सुल्तान, इज नेम इज कॉल्ड द मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो मोहम्मद बिन तुगलक इज द नेक्स्ट किंग, ठीक है, हु इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ द सुल्तान, और वो सुल्तान की पोजीशंस को बनाने वाले हैं। क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं। तो देखो ये हिस्ट्री में ऐसा किंग है जिसके बारे में दो पक्ष चलते हैं। ठीक है, ये हमारा मनमोहन सिंह है, ऐसा आप कह सकते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में याद है? मनमोहन सिंह क्या है? मनमोहन सिंह दैट मीन्स हमारा अवर प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, यदि आप इनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले जो आपको छवि आती है वो है एजुकेटेड, दैट सबसे ज्यादा एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है,
एक इमेज तो ये है, और ये इमेज क्या है, ये इमेज जो है वो बहुत अच्छी इमेज है, करेक्ट है। दूसरी इमेज क्या होती है, इनका दूसरा एक इमेज ये आता है कि ये जो है वो है आपके पपेट प्राइम मिनिस्टर, या आप कह सकते हैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, या हम कह सकते हैं कि जो जो सोनिया गांधी के व्यक्ति है, मतलब ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने इनको अपॉइंट किया था, ऐसे ऐसी इमेज आपके। और ये इमेज जो है वो इनकी नेगेटिव इमेज है, मतलब ये पॉजिटिव इमेज है और ये है इनकी नेगेटिव इमेज। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मनमोहन सिंह के बारे में हम दो पक्ष देखते हैं। तो इतिहास में भी एक ऐसा ही राजा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज हैं वो लोगों को समझ में नहीं आई। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक की। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह की भी। मनमोहन सिंह वेरी वेरी वेल एजुकेटेड, जिसको सब लोग जो है आईएमएफ वाले इसके लिए कारपेट बिछाते हैं, भैया आ जाओ हमारे यहाँ, ठीक है, आ जाओ हमारे यहाँ, कुछ बता दो, ठीक है, कुछ ऐसा ठीक कर दो, ऐसा कर दो। तो ही वॉज वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और वो गवर्नर भी रहे हैं और उनकी पॉलिसीज खास हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉलिसीज लोगों को समझ में नहीं आई, ऐसा हम समझ सकते हैं, और इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि एक पक्ष और भी है जो ये कहता है कि ये पपेट हैं, ये तो केवल जेब में हाथ डालकर के सीधे 10 जनपद चले जाते हैं, सोनिया गांधी के पास चले जाते हैं। दैट इज द नेगेटिव इमेज। सेम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कहा जाता है, ही इज मेकिंग द पॉलिसीज। भाई ये पॉलिसीज जो है मोहम्मद बिन तुगलक की वो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। लोगों को समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि लोग जो है सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो ऐसे काम किए हैं जो 21वीं शताब्दी में तक आपको देखने को मिलेंगे। मतलब 13th सेंचुरी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, और वो कब के काम कर रहा है, 21वीं शताब्दी की। तो ये क्या है, ये एक आपकी फोरसाइटनेस है, दूरदर्शिता को बताती है, ठीक है। तो ये गलती शासक की नहीं है, यहां पर लोगों की है, और लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और रिवॉर्ड वगैरह हुए, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है इतिहास में पागल राजा, लेकिन ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ये उनके कुछ निक नेम है, टिंकू पिंकू टाइप से, ठीक है। दैट मीन्स फकर मलिक, जूना खान, उलुग खान, खान ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू कंसीडर द मेन ऑफ द आइडिया, ये रूलर ऑफ द आइडियाज। ही इज very much talented rulers, and he has lots of knowledge about the खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस। मैंने आपको बताया था मनमोहन सिंह भी जितने जैसे पढ़े हैं और सबसे ज्यादा पढ़े हैं, और इन्हें कहा जाता है इतिहास में द मैन ऑफ आइडिया। मतलब बहुत सारे आइडिया इनके मन में होते हैं, और ये आइडिया जो है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, योजनाओं में। और ये योजना हम अभी देखने वाले हैं। इनकी जो योजना है वो 4 योजना है, और 4-5 पॉलिसीज आप इनके द्वारा बनाई जाती हैं। हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या होता है और इंसिडेंट हम देखते हैं। वी विल ऑब्जर्व द इब्न बतूता। बतूता जो है वो एक आपके एक ट्रैवलर होते हैं, और ये क्या करते हैं, विजिट करते हैं। इब्न बतूता को पकड़ लिया जाने का मतलब है उनको दरबार में रखा जाता है, और दिल्ली में काजी अपॉइंट किया जाता है। भैया एक काम करो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बोले आ जाओ हमारे यहाँ काजी बन जाओ। ठीक है साहब, काजी बन जाते हैं, और बाद में इन्हें चीन का राजदूत भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है रिहला या रहला, दैट इज रिटन बाय द इब्न बतूता, ठीक है। और इब्न बतूता जो है वो रहला नाम की एक बुक लिखते हैं, और इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रहला एक बुक लिखी जा रही है, एंड रहला इज टॉकिंग अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेशंस। और जैसे हमने देखा था मेगास्थनीज की देखी थी इंडिका, मतलब इनकी पॉलिसीज 13 सेंचुरी को। ये देखिए राकेश जी, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पहले पॉलिसीज को समझ लेते हैं कि वास्तव में दिक्कत रूलर की है या जनता की है। तो थोड़ा सा उसको हम समझेंगे, अभी देखते हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता के अनुसार दैट इज द एम्पायर इज गोइंग टू डिवाइड इन द 23 प्रोविंस। ये यहाँ इनके टाइम पर जो है स्टेट हुआ करते थे 23, और ऑलमोस्ट जो है कश्मीर और बलूचिस्तान वाला छोड़ दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान जो है दिल्ली के अंतर्गत आया था। मैंने अभी क्या बताया था, दिस इज द टाइम ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है। यहां पर दिल्ली सल्तनत जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करेगी, और वो ना केवल नॉर्थ में होगी बल्कि वो साउथ में भी कैंपेन करेगी, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, समझ में आया। तो ये वो टाइम है, और इस चीज को वेरीफाई भी करता है कौन, रहला का राइटर है इब्न बतूता। ओके, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। लेकिन यहां पर ही हमें देखने को मिलेंगे कुछ रिवॉल्ट्स, और रिवॉल्ट्स की वजह से ही हम देखेंगे कि ये जो
दिल्ली सल्तनत है उसकी फाउंडेशंस या उसकी फाउंडेशन जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी या वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द सम पॉलिसीज। देखिए सबसे पहले उसकी पॉलिसीज को समझ लेते हैं, मैं पॉलिसीज को बताता हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले वो दिल्ली से देवगिरी को अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है, पहला उसका पॉलिसी होता है। दूसरा उसकी पॉलिसी होती है इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा सारी की सारी पॉलिसी, पहले हम उसको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। And second one, next one is the Khorasan Karachil campaign. The campaign of Khorasan Karachil, that is also the very good policies. And the tax increase in the Yamuna Doao. गंगा यमुना दोआव में कर की वृद्धि कर देना। किसके द्वारा? ये चार योजना इनके द्वारा बनाई जाती है मोटे तौर पर। और इन योजनाओं की बात करें तो ये आगे चलकर ये जो सारी की सारी योजना है वो बिग फ्लॉप शो हो जाएंगी। ये बिग फ्लॉप शो हो जाएंगी मतलब क्या होगा? फेल हो जाएंगी। और जब फेल होंगी तो क्या होगी? जनता क्या करेगी? जनता नाराज हो जाएगी। जब भाई आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आएंगे तो आप क्या करोगे? आप रिवोल्ट करोगे? नहीं करोगे? रिवोल्ट कब करोगे? जब आप चुनाव आएंगे। अब यहां पर आप रिवोल्ट तो कर नहीं सकते ऐसा कि भाई मंगल पांडे बन गए, ठीक है, और इंटरनेट में घुसकर जो है वो आप मारने लगे, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंटरनेट पे तो चिड़िया ही उड़ाई जा सकती है। तो जैसे रिवोल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और ये रिवोल्ट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के फॉल का कारण भी बन जाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसी समय हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज्यादा रिवोल्ट होने देखने को मिलते हैं। अभी आप देख लो सबसे ज्यादा आज की डेट में आप देखेंगे राजद्रोह के मुकदमे अभी चल रहे हैं। 1500 से ज्यादा राजद्रोह के मुकदमे जो है वो आपके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कहानी कहां घूम रही है। ठीक है, तो ये इनका कैपिटल होता है, कैपिटल दिल्ली होता है। दिल्ली को कैपिटल करके शिफ्ट करके कहां पहुंच जाएंगे? दौलताबाद पहुंच जाएंगे। ये दौलताबाद, ठीक है। और ये देख लो थोड़ा सा एक खुरासान कराचिल, ये थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। मैप ज्यादा मिलते नहीं है यहाँ पर। ये है आपका इंडिया हो जाएगा, ये है खुरासान। खुरासान वी कैन सी दैट इज अ पार्ट ऑफ द, ये अफगानिस्तान वाले सेक्शन में होगा और खुरासान को जीतने की ये योजना बनाते हैं। ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये थोड़ा मैप याद रखना तो अभी कहानी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो उनकी योजना देखते हैं वो है उनकी कैपिटल शिफ्ट करना फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। अब देखिए इसके ऑब्जेक्ट क्या थे? इसका ऑब्जेक्ट क्या था? अब देखिए दिल्ली क्या है? दिल्ली इज वेरी नियर टू द इन्वेडर्स, मतलब जो आक्रमणकारी आ रहे हैं उनके आसपास ही है। दिल्ली को यदि आपने जीत लिया तो आपका जो है कैपिटल आपका कोलैप्स हो जाएगा, कैपिटल आपका चला जाएगा तो आपका एम्पायर भी चला जाएगा। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं दिल्ली आपकी राजधानी। जैसे आप देख लीजिए चेकमेट में आप देखिए कि आपका यदि किंग चला गया है तो आप चेस हार जाएंगे। तो यहां पर कैपिटल फॉल हो जाएगा। यदि कैपिटल आपका डाउन हो गया तो आपका एम्पायर भी चला जाएगा, सीधी सी बात है। तो कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये क्या करता है? ही इज प्लानिंग टू मूव द दिल्ली सल्तनत इन द सदर्न पार्ट। ठीक है, दक्षिण भारत में वो अपना एम्पायर का एक्सपेंशन कर चुका है। और जब दक्षिण भारत में एम्पायर का एक्सपेंशन कर चुका है तो हम एक काम करते हैं, अपनी एम्पायर को, कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी लेके चले जाते हैं। देवगिरी कहां? दैट इज इन दौलताबाद। दूसरा एक कारण और होता है कि हमारे यहां रिवॉल्ट हो रहे हैं और रिवॉल्ट जब हो रहे हैं तो हम अपनी कैपिटल को थोड़ा सा बीचों बीच में बना देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर हम देखेंगे बीचों बीच में बना देंगे ताकि जो डिस्टेंस जो है वो बराबर कैप्चर की जाए। जैसे आप देख लिए, मान के चलिए बंगाल है, बोला ठीक है बंगाल को भी हम यहां से हैंडल कर पाएंगे, यहां से हम गुजरात को भी हैंडल कर पाएंगे और यहां से दक्षिण को भी हैंडल कर नॉर्थ को भी हैंडल कर पाएंगे। तो लोकेशन ऑफ देवगिरी इज वेरी मच दैट इज अप्रोप्रिएट टू रूल इन द दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड। करेक्ट है, इसीलिए ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सीधी सी बात है, समझ में आया? अब देखो यहां इन्होंने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन यहां पर जो जनता है, ये जनता जो है थोड़ा सा क्या करेगी, इसका अपोज करेगी। जैसे मान के चलिए आप सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आने हैं, ठीक है, 15 लाख रुपए आने तो आप सबने सपोर्ट किया, ठीक है, सब लोग लाइन में लगे हैं, ठीक है, और सबको जो है बराबर लाइन में लगे हुए हैं और सुबह दोपहर शाम लाइन में लगे, बोला हाँ हाँ सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और लोग बड़े खुशी के साथ जो है सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके क्या पता चला कि भैया कि 99.9% जो है वो पैसा आ चुका है। और 99% जब पैसा आ चुका है तब जाके जनता को लगा कि यार हमें तो क्या कर दिया गया है, बेवकूफ बना दिया गया है। समझ में आया कि यार?
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस पॉलिसीज को। देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कैपिटल शिफ्ट की जा रही है, लेकिन जनता क्या करेगी, इसको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन बाद में जाके इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, दिल्ली कहां है, यहां पर है, देवगिरी कहां है, यहां पर है। ठीक है, यहां बीच में आप बना दीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब ये क्या है कि इसके फेल होने के पीछे कुछ कारण हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्यों फेल हो जाता है। दैट इज द बेसिकली पब्लिक इज नॉट सपोर्ट। ठीक है, जनता जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे क्लाइमेट कंडीशंस। ठीक है, ज्योग्राफी भी आपको वहां देखने को मिलेगी। ज्योग्राफी इसलिए देखने को मिलेगी, दिस इज द रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो आपको देखने को, सॉरी, आपका टेम्परेट रीजन है, शीतोष्ण जिसको हिंदी में कहा जाएगा। और यहां पर हम देखेंगे ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन मतलब उष्ण कटिबंधीय, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस इज नॉट इन फेवर ऑफ द पब्लिक्स इन द देवगिरी। सीधी सी बात है, देवगिरी जो है उसको वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उसके मच क्लाइमेट कंडीशन, भाई दे आर मच दैट मींस फेवरेबल इन दिस कंडीशन। वो दिल्ली में रहने लायक हैं, या दिल्ली में उनकी आदत पड़ चुकी है, बट उनको जब जब देवगिरी देखने को मिलेगा तो देवगिरी में वो क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से एडजस्ट नहीं करते। कल को आपको बोल दिया जाए कि कल आपकी क्लास जो है आपका झुमरी तलैया में लगेगी, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर ये पता नहीं कौन सी जगह है और हम यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अब आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उठाकर लेकर आ रहे हैं यहां से यहां तक, तो क्या जनता सपोर्ट कर पाएगी? जनता सपोर्ट कर भी लेगी तो आपका क्लाइमेट कंडीशन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्लाइमेट कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं है, जिस क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से ये जनता जो है फेल करती है, रिवॉल्ट कर देती है, और इसकी वजह से इन्हें वापस क्या है, अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट करनी पड़ती है। कहां की ओर? दिल्ली की ओर वापस। तो क्या हुआ, ये योजना कैसी हुई, ये फेल हो गई कि नहीं हो गई? सीधी सी बात है, दिस पॉलिसी वॉज वेरी गुड। ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप मंगोल आक्रमण को बचाने के लिए, मंगोल आक्रमण को बचाना तो है ही आपको, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, अपने एम्पायर को भी आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि एम्पायर की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और यदि कोई और रिवॉल्ट हो रहा है जैसे बंगाल में, जैसे गुजरात में, तो आप उसको आसानी से हैंडल भी कर सकते हो। लेकिन जनता को समझ में नहीं आया, जनता जो है वो क्लाइमेट के चक्कर में क्या हो गई, वहां पर उसने सपोर्ट नहीं किया और ये योजना फेल हो गई। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को फेल्यूर के रीजन समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, द कैपिटल शिफ्टिंग दैट इज द मोहम्मद बिन तुगलक पॉलिसीज। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, दौलताबाद जो है शिफ्ट करता है फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। ओके, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कि उसका कारण क्या है, देवगिरी जो है दैट इज इन मिडिल ऑफ द एम्पायर, ये बिल्कुल सेंटर में होगी, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे। दूसरा क्या है, वी कैन सेव द कंट्रीज फ्रॉम द मंगोलाइट्स। मंगोलाइट से भी हम अपने कंट्री को सेव कर पाएंगे और मंगोलाइट से कंट्रोल सेव कर पाएंगे। लेकिन दैट दिस पॉलिसीज इज नॉट सपोर्टेड बाय द पब्लिक, जनता ने इसको समर्थन नहीं दिया। अब जनता ने जब समर्थन नहीं दिया तो ये पॉलिसीज क्या हो जाएगी, यहां पर हम देखेंगे कि एक रीजंस, यदि दिल्ली और देवगिरी की जलवायु में अंतर है, सपोर्ट है, ठीक, बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल दीज रीजंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ दिस पॉलिसी। द पब्लिक इज नॉट सपोर्टेड दिस पॉलिसीज इन सच कंडीशन। जब सपोर्ट नहीं करेगी तो जनता क्या कर जाएगी, भड़क जाएगी। और जब जनता भड़क जाएगी तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, इतनी भड़की है कांग्रेस पर कि क्या हुआ, कांग्रेस पर इतने भड़के कि इन्होंने क्या किया कि कैंडिडेट्स को नहीं देखा और उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधे वोट दिया। इतना आपको देखने को मिलेगा। और सुल्तान जो है अपना निर्णय वापस ले लेगा, और जब सुल्तान अपना निर्णय वापस लेगा तो क्या होगा, दिस इज द फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप देखिए, अब आपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में पैसा लगता है, नहीं कर सकता, लगता मनी आपने लगाया, आपने ट्रांसफर के लिए क्या है, पूरा सब कुछ लेके चले जा रहे हैं, आपका कैपिटल लेके चले जा रहे हैं, पूरा सारी की सारी लोकेशंस लेकर आप चले जा रहे हैं, पूरी की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स लेके चले जा रहे हैं। तो इतनी सारी जब आप लेकर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो क्या आपके पैसा खर्च नहीं होगा? और आपका जब पैसा खर्च होगा तो सीधी सी बात है आपका ट्रेजरी जो है वो इंपैक्ट होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी फेल तो हो गई, लेकिन आपके खजाना भी आपका कम हो गया। तो ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ द फेलियर्स। ठीक है, और ये आगे चलकर जो है वो पतन का कारण भी बनेंगे, ये भी हमें समझना है। तो इतना क्लियर है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब विद्रोह तो नहीं करोगे, सीधी सी बात है, नीति समझ में आ चुकी है कि नहीं? तो इस पॉलिसीज में आप देख सकते हैं, यू कैन क्रिएट द जियोग्राफिकल रीजंस, मतलब आप ज्योग्राफी लगा सकते हैं इसमें, और ज्योग्राफी से आप इसको अपने आंसर में भी पुट कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ऑल राइट, समझ में आया? द पब्लिक इज नॉट सपोर्टेड वेरी मच। ठीक है, और ये हो जाएगा। अब देखो, जैसे आप जो राजवीर जी आप बोल रहे थे
हमने देखा कि यहाँ पर देखिए पॉलिसीज तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आप देखिए, क्योंकि आपसे क्या हो रहा है, बहुत सारे रीजन आप देख रहे हैं कि दिस इज द वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच, ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन सही था क्या? जनता को विश्वास में लेना चाहिए था, और जनता को विश्वास में लेने के बाद इसको क्या करना चाहिए था, आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब जनता रही बेवकूफ, ठीक है, जनता जो है समझ ना पाई, और जनता सब समझ ना पाई तो क्या हो गया, जनता ने सपोर्ट नहीं किया, रिवॉल्ट कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया तो फेल हो गया। मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। देखिए डिमोनेटाइजेशन इट वाज ए गुड पॉलिसीज, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी। इसके बाद क्या होने वाला था, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने वाले थे, काला धन आने वाला था, ठीक है, सबके पास आने वाला था। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया, इसको इंप्लीमेंट ऐसे किया गया कि सबको बोला गया कि भैया आज ये रिचार्ज करो, आज 2000 निकालो, आज 1500 निकालो, आज 5000 निकालो, किसी का शादी आ गया, रोज नए नए पॉलिसीज आ रहे थे, और इतना मौका दे दिया आपने लोगों को कि वो पॉलिसीज जो है वो आपकी इंप्लीमेंट सही से नहीं हुई। और देखिए डिमोनेटाइजेशन के दौरान क्या हुआ, वो एक्सिस बैंक वाले, वो बैंक वाले क्या करते थे, 10 से 5 की नौकरी करते थे, बढ़िया सुबह दोपहर शाम जो है अपना काम करके निकल जाते थे। लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन से उन लोगों को भी क्या दिया, मौका दे दिया, और मौका पर चौका मारने का मौका मिल दिया। क्यों भैया, हमारे पास 100 करोड़ है, इस 100 करोड़ का आप कर दोगे वाइट, बोला ठीक है, इसका 30% आपको देना पड़ेगा। मतलब जो व्यक्ति जो है सुबह दोपहर शाम जो बढ़िया नौकरी कर रहा था, उसे भी आपने मौका दे दिया, किस चीज का, करप्शन करने का। इसके बाद देखिए डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, 1000 रुपए के नोट आए, और 1000 रुपए के नोट ने क्या, 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए, कितने का आ गया, 2000, जो आज की डेट में आपको वेंटिलेटर पर दिखता है। किसी ने 2000 का नोट देखा है? काफी दिनों से नहीं देखा होगा। तो ये एक कारण हो सकता है, या हम समझ सकते हैं पॉलिसी वॉज वेरी गुड बट इट वॉज नॉट इंप्लीमेंटेड। सेम थिंग्स हैपन विद द मोहम्मद बिन तुगलक, कि मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल खराब था। गॉट इट माई पॉइंट्स? हाँ, 2000 का नोट आ गया मेरे पास, ठीक है, राकेश जी ने 2000 लिख दिया, ठीक है। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, आप बना रहे हो, लेकिन सबसे पहले उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पॉलिसीज और उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज गलत नहीं होती हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाए 100% उस मानसिकता के साथ, तो ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। चलो, ये फेल हो गया, नीति की विफलता। आगे हम देखते हैं टोकन करेंसी। अब देखिए टोकन करेंसी क्या होता है। सबसे पहले आप ये बताइए, आपके पास जेब में जो करेंसी है वो कौन सी करेंसी है, टोकन करेंसी है या रियल करेंसी है? करेंसी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक रियल करेंसी, एक टोकन करेंसी। आप लोगों के पास अभी जेब में जो पैसा है वो कौन सा है भाई, टोकन करेंसी या रियल करेंसी? पहले ये आंसर दीजिए। एक आंसर मेरे पास आया राकेश जी का, वो बोल रहे हैं कि रियल करेंसी है, राकेश जी। और कोई भाई? एनीबडी एल्स हु वांट टू आंसर्स? व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर होल्डिंग, आप किस प्रकार की मनी को अपने पास रख रहे हैं? दैट मीन्स जो अभी आपके पास है वो रियल करेंसी है या टोकन करेंसी? रुको, देखिए, देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने ज्योग्राफी लगाया था, अब यहां पर हम जो है हमें लगाना होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि देखिए मनी जो है वो दो प्रकार की होती है। मनी दो प्रकार की मतलब कह सकते हैं, एक होती है टोकन करेंसी और एक होती है रियल करेंसी, ठीक है। जो करेंसी है मतलब हमको दो प्रकार से देखते हैं, एक टोकन और एक होता है रियल। रियल करेंसी और टोकन करेंसी में एक फर्क होता है, और टोकन करेंसी का मतलब यह होता है कि जैसे आप देखिए, जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आप लेते हैं समोसा, बीकानेर वाले के पास आप जाते हैं, समोसा लेते हैं, तो समोसा लेने के लिए आप क्या करते हैं, उसको पैसा देते हैं, और वो क्या करता है, एक टोकन दे देता है आपको, और ये टोकन आप देते हैं उसकी जो समोसा वाला जो काउंटर होता है वहां पर आप देते हैं, और इस टोकन को आप करके समोसा आप ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ होता है भाई, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या ये टोकन जो है वो बीकानेर के बाहर चल सकता है क्या? बीकानेर वाले के बाहर मतलब मैं यदि हल्दीराम पे चलाऊं तो क्या ये टोकन चल पाएगा क्या? आंसर आएगा नो। ये टोकन आपका जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही चलता है। एक एग्जांपल और बता देता हूं, आप मान के चलिए आपके पास जो है वो गांधी जी वाला नोट है, ठीक है, आपके पास 2000 का नोट है, क्या ये 2000 का पिंक कलर का नोट जो है
वो यूएस में चल जाएगा। यूएस में आप 2000 के नोट से समोसा खरीद सकते हैं क्या? समोसा खरीद सकते हैं क्या? आपको देखने को मिलेगा नो। ठीक है, आप गांधी जी के नोट पर जो पिंक कलर का नोट है उससे समोसे खरीद सकते हैं? आंसर आएगा नो। करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास वॉलेट में जो मनी है वो रियल करेंसी नहीं है, वो टोकन करेंसी है भाई। क्योंकि यूएस में वो नहीं जानता गांधी जी कौन है। यूएस वाला क्या बोलेगा? बोला हमें यदि आपको समोसा लेना है तो आपको जो है वो हमें डॉलर देने होंगे। ये डॉलर हम समझते हैं, हम नहीं जानते आपके गांधी जी कौन है। इसका मतलब जो है हमारे पास जो करेंसी है वो है टोकन करेंसी। ध्यान दीजिएगा, टोकन करेंसी का मतलब है हमारी भारतीय मुद्रा, और उसमें लिखा होता है आरबीआई, मैं आरबीआई ये ऐसा ऐसा वचन देता हूं, शपथ लेता हूं, ऐसा ऐसा आपने देखा होगा। करेक्ट है। अब रियल करेंसी क्या होता है? जब आप समोसा लेने गए कहां पर? यूएस में, और आपने गांधी जी का नोट दिया, पिंक कलर का नोट दिया, उसने बोला कि हम नहीं जानते, हमें चाहिए डॉलर। लेकिन आपके पास डॉलर नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपने आपकी जेब में देखा और आपने देखा कि ये गोल्ड कॉइन आपके पास रखा हुआ है और गोल्ड कॉइन चमक रहा है। आपने बोला कि क्या इसको ले लोगे, हमें समोसा चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है। तो गोल्ड कॉइन्स को उसने ले लिया। तो गोल्ड कॉइन्स मतलब रियल करेंसी है, और गोल्ड कॉइन वो कॉइन्स होते हैं जो यूएस हो, जो इंडिया हो, जो पाकिस्तान हो, जो आपका कहीं भी हो, या झुमरी तलैया हो, कहीं पे भी चले जाओ वहां पर गोल्ड जो है वो चल जाएगा, क्योंकि वो गोल्ड से बना हुआ है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो रियल करेंसी इज नथिंग बट दैट इज यूज बाय द मेटल्स। ठीक है, वी कैन क्रिएट द मेटल्स। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। बिल्कुल सही कहा, दैट मीन्स सभी जगह एक्सेप्टेड होगा। दिस इज नथिंग बट दैट इज रियल करेंसी। नाउ यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं? रियल करेंसी वो मुद्रा होगी जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, जबकि टोकन करेंसी जो है वो लिमिटेड ही होती है। टोकन करेंसी जो है आपको किसी खास क्षेत्र में ही देखने को मिलेगी। बराबर है? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले तो ये क्लियरिटी हो गई कि हमारे पास जो गांधी जी के नोट है वो क्या है? एक प्रकार का टोकन है, और ये टोकन जो है वो आरबीआई आपको बोलता है कि भैया आरबीआई आपको परमिशन दे रहा है, ऐसा ऐसा हम समझ रहे हैं। ऑलराइट, क्लियर है भाई? ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? पहले यहां पर चलती थी रियल करेंसीज। अब ये ठीक है, और रियल करेंसी जनरली बनाई जाती थी सिल्वर की या चांदी की, और सिल्वर की यहां पर आपको देखने को मिलेगी कमी, शॉर्टेज देखने को मिलेगी। और जब सिल्वर की शॉर्टेज देखने को मिलेगी, दैट्स व्हाई मोहम्मद बिन तुगलक इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। वो क्या करता है? एक काम करता है, वो टोकन करेंसीज बनाना शुरू कर देता है। और ये टोकन करेंसी जब बनाएगा और इसको मार्केट में जब लेकर आएगा, अब देखो ये टोकन करेंसी क्या, ये 21वीं शताब्दी, आप सबके जेब में जो है वो 21वीं शताब्दी का टोकन करेंसी है। और इस टोकन करेंसीज को 21वीं शताब्दी में आप देख रहे हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक इसे कब शुरू कर रहा था? 13वीं सेंचुरी में। तो क्या ये जो शासक है उसकी दूरदर्शिता नहीं थी? दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, और ये उसके पढ़े लिखे होने का सबूत भी है। और 1991 में ऐसा ही काम जो है आपका मनमोहन सिंह ने किया, और मनमोहन सिंह ने जो काम किया है उसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारी जो जीडीपी है कितना आगे चली गई। ये 1991 में किसी ने नहीं सोचा था। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो सीधी सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक इज डूइंग द वर्क इन द 13th सेंचुरी, बट इट इज रिलेटेड टू द 21st सेंचुरी। वो काम जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं वो उस जमाने के नहीं है, वो 21वीं शताब्दी के हैं, मतलब आने वाले जमाने के हैं। और इसको हम मनमोहन सिंह के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक से भी समझ सकते हैं, और हमारे और आपके पास जो नोट है गांधी जी छाप उससे भी समझ सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जब चांदी की कमी हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना टोकन करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि टोकन करेंसीज का एक प्रयोग जो है वो चाइना में हो चुका था, और उसने वहां से सीख लेते हुए इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है? अब आप बताइए, आपके पास एक नकली नोट है। देखो नकली नोट आपके पास है, 2000 का नोट है, मान के चलिए एक नकली नोट है और एक असली नोट है। अब आप बताइए, आपके पास दो नोट हैं, एक नकली नोट है 2000 का और एक है असली नोट 2000 का। आप इनमें से कौन सा नोट पहले चलाएंगे? आप इनमें से कौन सा नोट सबसे पहले चलाने की कोशिश करेंगे? जैसे ही आपको नकली नोट मिलेगा, आप लोग क्या करेंगे? आप जो है इस नोट को चलाने की कोशिश करेंगे। कहां पर? मार्केट में।
ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि यार ये नकली नोट है, बोले यार इसको पहले चला देते हैं, पता नहीं 2000 का फटका ना लग जाए। तो 2000 का फटका ना लग जाए इसलिए ये नकली नोट को आप मार्केट में चला देंगे और असली नोट को अपनी जेब में ही रखेंगे, अपने वॉलेट में छुपा के रखेंगे। फेक करेंसीज को आप क्या करेंगे, मार्केट में पहले यूज करेंगे। सीधी सी बात है, दिस इज द ह्यूमन नेचर। और यहां पर यही हुआ। यहां पर कहां हुआ? दैट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक ने जब टोकन करेंसीज बनाई और जब टोकन करेंसीज उसने इंट्रोड्यूस की, तो जो टोकन्स हैं, उनके जो कॉइन्स हैं, उनमें कोई मानक नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। स्टैंडर्ड्स का मतलब है उनमें कोई भी स्टैंडर्ड्स क्वालिटीज नहीं होंगी, मानक नहीं होंगे, जिसकी वजह से लोगों ने क्या है, उसे घर में बनाना शुरू कर दिया। आज का नोट आप टोकन करेंसी जो आपके पास है वो घर में बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, लेकिन उसके मानक उतने स्टैंडर्ड्स आप अच्छे नहीं कर सकते जितना आरबीआई देता है, जो सिक्योरिटी देता है, जो सुरक्षा देता है, वाटरमार्क देता है, जो सिल्वर की स्ट्रिप देता है। बहुत सारे ऐसे जो है वो आप घर में नहीं बना सकते। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वहां पर मानक नहीं हुआ करते थे, स्टैंडर्ड्स नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों ने क्या है, उसे घर घर में बनाना शुरू कर दिया। और जब घर में बनाया तो हम देखते हैं कि फेक करेंसी मार्केट में आ गई। और फेक करेंसी मार्केट में जब आएगी तो आप क्या करोगे? मार्केट में फेक करेंसी ही फेक करेंसी चलेगी और हर जगह फेक करेंसी चलेगी। यहां भी फेक, यहां भी फेक, यहां भी फेक। और जब यहां पर फेक करेंसी चलेगी तो हम ऐसा कह सकते हैं, जो आपकी जो एक्चुअल मुद्रा है, जो आपकी असली मुद्रा है, वो खत्म हो जाएगी मार्केट से और आपकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाएगी। गवर्नर के साइन नहीं थे। ठीक है। हाँ, वही आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड्स आर नॉट, दैट मीन्स नॉट अप टू द मार्क। दैट्स व्हाई दे आर कैपेबल टू मैनेज इन द होम्स। ठीक है। लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिया और जब लोगों ने घर में बनाना शुरू कर दिया तो मार्केट जो है वो नकली मुद्रा से भर गया, फेक करेंसी से भर गया। एंड दिस इज द लॉ ऑफ द इकोनॉमिक्स। सीधी सी बात है, यदि मार्केट में दो प्रकार की करेंसी होंगी, एक नकली और एक असली, तो नकली मुद्रा जो है वो क्या कर देगी, मार्केट में आ जाएगी, असली वाली मुद्रा चली जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ द बेसिक्स इकोनॉमिक्स। सीधी सी बात है। और इसी वजह से हम यहां पर देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है, ये है, फेल हो जाती है। अब आप रियलाइज कर लीजिए कि जनता ज्यादा बेवकूफ थी या बादशाह या सुल्तान ज्यादा बेवकूफ था। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बट यहां पर ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि ये पॉलिसीज बहुत अच्छी थी और ये पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन शायद सही तरीके से नहीं हुआ। अदरवाइज यहां पर भी हम देख सकते थे कि ये पॉलिसीज आपकी होती। दुनिया में चांदी की कमी हो जाएगी और चांदी की जगह जो है वो ब्रॉन्ज के, मेटल के सिक्के बनाए जाते हैं और ये होते हैं हमारे टोकन करेंसी। भैया इकोनॉमिक समझ में आई कि नहीं आई थोड़ी सी? और टोकन सिक्कों में मानक की कमी थी और बट द टोकन कॉइन वाज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है। लैक ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है भाई, कि इसमें स्टैंडर्ड्स नहीं थे आपकी, और स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो हर कोई घर में बनाना शुरू करेगा। द पीपल मेड दिस कॉइन्स इन द होम्स। ठीक है। और इसकी वजह से हम देखते हैं असली सिक्के जो है नकली सिक्कों में बदलने लगे और जब असली सिक्के नकली सिक्कों में बदलने लगे तो सुल्तान की अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था जो है उसमें डाउनफॉल आएगा। एंड दिस इज द फेल्यूर ऑफ द। हाँ, एक और चीज है, जब ये आपका फेक करेंसी जो है वो मार्केट में आ जाती है, मतलब ये रियल करेंसी को रिप्लेस कर देगी। दिस इज द लॉ ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड दिस इकोनॉमिक्स लॉ इज कॉल्ड द ग्रासिम्स लॉ। ग्रासिम का नियम होता है और ग्रासिम जो है वो ये कहते हैं कि नकली और असली मुद्रा में क्या होता है कि असली मुद्रा जो है वो आपकी खत्म हो जाती है, मार्केट जो है वो आपका असली नकली मुद्रा से भर जाता है। और ऐसा ही पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, ये आपको पता है। आप सबके तो this is the basics law of the economics. This is the law of the Grasim's. ठीक है। And Grasim is talking about the fake currency and the real currencies. All right, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है आपकी पॉलिसीज जिसकी वजह से ये पॉलिसी फेल हो जाती है। अब आप खुद इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि राजा या जो किंग है या जो सुल्तान था वो क्या था, वो एक बहुत ही ज्यादा कैपेबल था और उसकी पॉलिसीज जो है वो 13th सेंचुरी की ना होकर वो 21st सेंचुरी की थी। लेकिन जनता जो थी, वो जनता क्या थी, वो जनता तो थर्ड क्लास थी। जब जनता थर्ड क्लास थी तो वो समझ ना पाई और वो बाद में जाकर उसने सुल्तान को विद्रोह कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारी जनता आज की डेट में थर्ड क्लास ही थी जो मनमोहन सिंह को समझ ना पाई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? क्लियर है? तो ये है एक पॉलिसी मोहम्मद बिन तुगलक की। ये जनता ही है बेवकूफ जो भक्ति में लगी हुई है। एक ये भी आप समझ लीजिए। तो ये भक्ति जो है ज्यादा दिन ना चल पाएगी, ये आपको समझ में आएगा। अब आप देख लीजिए कि ये वही टाइम है जब जो है सल्तनत अपने टाइम पीरियड पर पीक पर है।
ये वही टाइम है जब आप देखेंगे बीजेपी अपने पीक पर है और आगे चलकर यही इनके पतन का कारण भी बनेगी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये आपने सुना होगा, और यहां पर आप वही चीज देखेंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इतिहास जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा और आगे चलकर ये पतन की ओर चले जाएंगे। ये सब आपको पता चल रहा है। सबसे ज्यादा रिवॉल्ट, सबसे ज्यादा राजद्रोह, सबसे ज्यादा विद्रोह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी ही बन रही हैं कि हमें हिस्ट्री जो है आपको देखने को मिल रही है। यस, ठीक है राजवीर जी, आई कैन अंडरस्टैंड। और विकास के नाम पर 100 रुपए का पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर, ठीक है, हमारा जो 30 रुपए का पेट्रोल है हम उसको 50 रुपए का टैक्स देते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये सारी सिचुएशंस आप आसानी से समझ सकते हैं। इतने रिवॉल्ट, इतने विद्रोह, इतने बिल आ रहे हैं राज्यसभा में। आप देख रहे हैं कि एलजी के पैर काट दिए गए, पर काट दिए गए हैं। एलजी के पैर काट लो या पर काट लो, बात एक ही है, ठीक है। वो झाड़ू वाला परेशान हो रहा है, ठीक है, जो कर रहा है कोशिश थोड़े बहुत। यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस आपको पतन की ओर ले जाती हैं और आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। आई होप दिस पॉलिसीज इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को ये सारी पॉलिसीज क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। और अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक की ये 2 पॉलिसीज आज हमने यहाँ समझ ली हैं। बाकी की 2 पॉलिसीज हम आने वाले एपिसोड्स में, मतलब कल देखेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्यों लोगों के लिए तो महंगा पीएम बनाया है तो खर्चा होगा, ठीक है। हाँ भैया, हाथी खरीदा है तो खर्चा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हर व्यक्ति जो है मैनेज नहीं कर सकता ना हाथी। वो क्या है, कभी कभी कुत्ते से भी काम चलाता है, तो समझ गए होंगे आप मेरा इशारा, ठीक है। तो ऐसा भी करना होता है भाई कभी कभी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी है। कल आप देखेंगे, कल आप बोल ही रहे थे कि जीएसटी में आपका डीजल पेट्रोल नहीं आएगा क्योंकि सुशील मोदी ने बोल दिया है कि सिचुएशंस। तो देखो, इकोनॉमिक्स को भी समझते जाइए, हिस्ट्री को भी कनेक्ट करते जाइए और इंजॉय करते हुए चीजों को समझिए, ठीक है। और आप अपने आंसर राइटिंग को आप अच्छा तरीके से कर सकते हैं। तो ये रीजंस आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मैं किसी पक्ष का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट मैं आज की सिनारियो को बता रहा हूं। हमारी जीडीपी कितना डाउन चला गया है और हमें भी अभी भी हम धर्म और हिंदू मुस्लिम में ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा देश और ये है भारत, मेरा भारत महान, ठीक है ना। एक एक गाना याद आता है आपका मनोज कुमार साहब का, जब जीरो दिया भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, है ना, ऐसा ऐसा आता है, ठीक है। उसमें आप गाने में देखेंगे कि यहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, बहुत सारी चीजें बताते हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं इंडिया के बारे में। लेकिन आज की डेट में वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, यही कहानी चल रही है, ठीक है। तो खैर ये बातें चलती रहेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी पॉलिसी समझ में आई होंगी। और हम समझने के साथ साथ अब हम आगे देखते हैं। यस, हम वी नीड टू बी न्यूट्रल। हमें जो है, हम चीजों को हमें समझना, हमें एनालिसिस करना है और हमें इनको न्यूट्रल होकर ही रखना होगा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 पॉलिसीज हमने समझी हैं, कैसे मनमोहन सिंह, कैसे नरेंद्र मोदी, कौन आपका अब ये रायता कौन फैलाएगा, फिर इसको साफ कौन करेगा, ये भी हम देखेंगे। तो ये 2 पॉलिसीज को आज हम यही देखते हैं और आगे की कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।